डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें तटस्थ वक्र विश्लेषणों की विशेषताओं का अध्ययन कराया है, और अब जो अध्ययन करा रहा हूँ उसके अंतर्गत मैं आपको उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा कीमत प्रभाव यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और इसमें आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा कीमत प्रभाव यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इनकम इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स एंड प्राइस इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखिए, प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता आय तथा वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है, पर तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों से उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्णतः स्पष्टीकरण किया गया है। उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर प्रभाव का विश्लेषण 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहला जो शीर्षक है वह है नंबर 1, आय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन। नंबर 2, वस्तुओं के मूल्य, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी होने के कारण परिवर्तन। और तीसरा बिंदु है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के परिणाम स्वरूप
परिवर्तन। अब देखिए उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत है उसमें ये 3 बिंदुओं पर यानी 3 बातों में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले आय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन, यानी आय में क्या परिवर्तन हुआ उसके का परिवर्तन, फिर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी होने के कारण जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन, फिर एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करने के परिणाम स्वरूप परिवर्तन। तो पहला आय प्रभाव, दूसरा कीमत प्रभाव, तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, ये तीनों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आय प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम हमें आय प्रभाव का अध्ययन करना है। नंबर 1 आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। अब देखिए सर्वप्रथम हमें समझना है कि आय प्रभाव है क्या। तो देखिए आय प्रभाव यानी किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, फिर से किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी वस्तुओं की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। फिर समझ लें एक बार, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी वस्तुओं की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को आय प्रभाव कहते हैं, अथवा आय के परिवर्तन का उपभोक्ता की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए आय के बढ़ने पर यानी आय बढ़ने पर कीमत अथवा बजट रेखा ऊपर की ओर समानांतर होगी तथा आय घटने पर कीमत रेखा ऊपर की ओर उसके समानांतर रहती है, क्योंकि एक्स और वाई कीमतों के यथास्थिर रहने के कारण उनका कीमत अनुपात भी समान रहता है और कीमत रेखा का ढाल नहीं बदलता। अतः आय बढ़ने पर नई कीमत रेखा ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्पर्श रेखा बनाएगी, अतः साम्य बिंदु भी ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थापित हो जाएगा तथा आय में वृद्धि से उपभोक्ता के संतोष का स्तर भी बढ़ जाएगा। और इसे आय प्रभाव को समझने के लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और फिर उसे समझते हैं। तो देखिए एक रेखा चित्र बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये ओ जिसे मूल बिंदु बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये पी यानी पी पी एक कीमत रेखा है, P1 दूसरी कीमत रेखा, P2 तीसरी कीमत रेखा। अब देखिए
IC1, IC2, IC3 और देखिए ये S1, S2, ये जो तीनों बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम ICC यानी आय उपभोग वक्र, इनकम कंजप्शन कर्व भी बोलते हैं। अब इसे रेखा चित्र से समझते हैं। तो देखिए रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि आरंभ में उपभोक्ता की कीमत रेखा, सबसे पहले जो शुरुआत की जो कीमत रेखा है वो P है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता की जो PP रेखा है, कीमत रेखा, उसमें परिवर्तन होने पर मतलब दूसरी वस्तुओं से दूसरी उसकी कीमत रेखा जो बनती है वो P1 हो जाती है। फिर भी अगर आय में और परिवर्तन हो जाए तो उसकी तीसरी जो कीमत रेखा होगी वह P2 हो जाती है। लेकिन आरंभ में P कीमत रेखा पर उपभोक्ता का जो तटस्थ वक्र है वो IC1 के S बिंदु पर साम्य की अवस्था में है। अब देखिए रेखा चित्र में किताबी भाषा में क्या इन्होंने दिया है, तो इसे भी देख लेते हैं कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि आरंभ में उपभोक्ता की कीमत रेखा PP है जो S बिंदु पर तटस्थ वक्र IC को या IC1 को स्पर्श करती है। अतः S बिंदु साम्य बिंदु होगा। अब मौद्रिक आय में परिवर्तन या मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर अपनी समस्त आय से उपभोक्ता X वस्तु की OP1 मात्रा अथवा Y वस्तु की OP मात्रा खरीद सकता है और नई कीमत रेखा P1 होगी जो कि पहली कीमत रेखा के समानांतर है तथा S1 बिंदु पर नया साम्य बिंदु होगा जहां दोनों वस्तुओं के उपभोग की मात्रा में वृद्धि होने के कारण संतोष का स्तर भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि आय में और अधिक वृद्धि होती है तो कीमत रेखा पुनः दाईं ओर खिसक जाती है और नई कीमत रेखा P2 हो जाएगी जो कि IC2 को S2 बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदु S2 नया साम्य बिंदु होगा तथा संतुष्टि के स्तर में पुनः वृद्धि हो जाएगी। यदि आय में कमी होती है तो कीमत रेखा बाईं ओर खिसक जाती है, साम्य बिंदु नीचे तटस्थ वक्र पर स्थापित होता है तथा संतोष का स्तर घट जाता है। अब देखिए आय उपभोग वक्र यानी आय उपभोग वक्र, इसका निर्माण कैसे होता है तो इसे भी समझ लें। यानी इनकम कंजप्शन कर्व ICC, और ICC कौन सा है? ICC, जिसे हम आय उपभोग वक्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब ये समझना है कि आय उपभोग वक्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए
यदि उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तरों पर प्राप्त संतुलन बिंदुओं यानी S, S1, S2, ये जो संतुलन के बिंदु हैं, इन संतुलन बिंदुओं को मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु कौन सा है? O, यहाँ से मूल बिंदु से चलने वाली एक रेखा से मिला दिया जाए तो हमें आय उपभोग वक्र यानी ICC इनकम कंजप्शन कर्व हमें मिल जाता है। यह प्रकट करता है कि यदि कीमतें स्थिर रहें तो आय परिवर्तन के कारण वस्तुओं के उपभोग में परिवर्तन हो जाता है। ICC आय परिवर्तन तथा X एवं Y वस्तुओं के उपभोग के परिवर्तन के संबंध को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ दोनों वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। फलस्वरूप ICC वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। अब देखिए, आपने समझा आय उपभोग वक्र। अब देखिए, आय उपभोग वक्र ऋणात्मक भी हो सकता है, तो हम आय उपभोग वक्र ऋणात्मक का भी अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आय उपभोग वक्र यानी ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक आय उपभोग वक्र। चलिए, ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव। अब देखिए, आय प्रभाव ऋणात्मक भी होता है। अभी हमने केवल आय प्रभाव का अध्ययन किया, अब आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, इसका अध्ययन करते हैं, यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि ऋणात्मक आय प्रभाव है क्या। तो देखिए, जब आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तो उपभोग वक्र यानी ICC ऊपर बाईं तरफ, अर्थात ऊपर बाईं तरफ मुड़ जाता है या दाईं तरफ मुड़ जाता है। तो देखिए, इसे हम रेखा चित्रों के माध्यम से समझते हैं। चलिए, मैं रेखा चित्रों का निर्माण करता हूं और सेम ये कीमत रेखा, P Q P1 Q1
P2 Q2, ये X, ये मूल बिंदु O, ये Y, यहाँ भी P Q P1 Q1 P2 Q2, ये X, ये मूल बिंदु, ये Y एक्सिस। अब देखिए इस पर तटस्थता वक्रों का निर्माण हम करते हैं। तो देखिए ये तटस्थ वक्र है, तटस्थ वक्र IC1 IC2 और इधर भी IC1 IC2 और ये ICC यानी इनकम कंजप्शन कर्व। अब देखिए रेखा चित्र मैंने इनको यानी ये A और इसे B, चूंकि दो चित्र हैं इसलिए मैंने दोनों का अलग अलग अपने को करना है स्पष्टीकरण। तो ये X वस्तु है और ये है Y वस्तु है। सेम कंडीशन, ये X वस्तु और ये है Y वस्तु। चलिए अब देखिए रेखा चित्र A में, रेखा चित्र A में या नीचे दाईं तरफ, नीचे दाईं तरफ और रेखा चित्र B में यानी रेखा चित्र A में दाईं तरफ झुका हुआ है और B में बाईं तरफ झुका हुआ है। तो देखिए ऋणात्मक आय प्रभाव से अभिप्राय यह है कि दो वस्तुओं में से एक घटिया या हीन वस्तु हो तो आय वृद्धि के साथ हीन वस्तु के उपभोग में कमी होती है या कमी हो जाती है। रेखा चित्र ए से स्पष्ट है कि रेखा चित्र ए में X वस्तु को निम्न वस्तु मानते हुए, रेखा चित्र ए में X वस्तु को निम्न वस्तु माना है, निम्न वस्तु मानते हुए IC से प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे वह X वस्तु का निम्न वस्तु मानते हुए कम मात्रा खरीदता है। कौन? उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता X वस्तु को हीन वस्तु मान लेता है तो उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम करता चला जाता है, खरीदता नहीं है, और Y वस्तु को ज़्यादा खरीदता है।
रेखा चित्र बी में y वस्तु को हीन माना है और x वस्तु को सुपर माना है, इसलिए x वस्तु की तरफ उसका झुकाव रहता है, y वस्तु की तरफ झुकाव नहीं रहता है। y वस्तु को निम्न मानते हुए IC से प्रदर्शित किया गया है और इस से स्पष्ट है कि रेखा चित्र में यह प्रकट होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है वह y वस्तु का त्याग करता जाता है और x वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है। सेम ए में देखेंगे तो x वस्तु का उपभोक्ता x वस्तु का त्याग करता जाएगा और y वस्तु के उपभोग को लगातार बढ़ाता चला जाता है, जबकि बी में, रेखा चित्र बी में x वस्तु को सुपर मानते हुए यानी अच्छी वस्तु मानते हुए y वस्तु को हीन वस्तु मानते हुए वह y वस्तु का त्याग करता जाता है और x वस्तु के उपभोग को बढ़ाता चला जाता है। यानी ये आपका ऋणात्मक आय प्रभाव है। अब देखिए इसके बाद आता है कीमत प्रभाव। तो देखिए ऋणात्मक आय प्रभाव के बाद में अब हम अध्ययन करेंगे कीमत प्रभाव का। चलिए कीमत प्रभाव। यानी प्राइस इफेक्ट, PRICEEFFECT, प्राइस इफेक्ट। अब हमें समझना है सबसे पहले प्राइस इफेक्ट यानी कीमत प्रभाव है क्या। तो चलिए देखें, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यानी किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की कीमत और आय स्थिर रहते हैं तो उपभोक्ता की मांग में जो कुल परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। फिर आप एक बार समझें, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की कीमत और आय स्थिर रहते हैं तो उपभोक्ता की मांग में जो कुल परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि उपभोक्ता को दो वस्तु में यानी x तथा y का उपभोग करना है और वस्तु y की कीमत स्थिर रहती है तथा वस्तु x की कीमत में पहले से या x की कीमत में परिवर्तन हो जाता है या पहले से कमी हो जाती है, तो उपभोक्ता उतनी ही आय से वस्तु x की अधिक इकाइयाँ क्रय कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कीमत रेखा दाईं ओर हटेगी और ऊंचे तटस्थ वक्र को स्पर्श करेगी। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित होने के कारण संतोष का स्तर बढ़ जाएगा। इसे रेखा चित्र से हम स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। तो देखें, ये मूल बिंदु O, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये P
ये P1 P2 अब देखिए Q1 Q2 L1 L2 और ये E1 E2। अब देखिए यह है X वस्तु, यह है Y वस्तु, यानी रेखा चित्र में OX अक्ष पर X वस्तु तथा OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। PP यानी P उपभोक्ता की कीमत रेखा है जो कि IC, अब देखिए IC, तो अब IC कौन सा IC? IC1 IC2। अब देखें OX अक्ष पर X वस्तु तथा OY अक्ष पर Y वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। P कीमत रेखा या उपभोक्ता की कीमत रेखा है जो IC को E बिंदु पर स्पर्श करती है। साम्य बिंदु E पर उपभोक्ता OQ मात्रा O और Q मात्रा का उपभोग करता है। अब यदि वस्तु Y की कीमत स्थिर रहे तथा वस्तु X की कीमत में
परिवर्तन या कमी हो जाती है तो उपभोक्ता उतनी ही आय से X वस्तु की P मात्रा के स्थान पर OP1 मात्रा का क्रय कर सकता है। अतः कीमत रेखा P से हटकर P1 हो जाती है। नई कीमत रेखा तटस्थ वक्र IC1 के E1 बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए E1 बिंदु साम्य बिंदु होगा। साम्य बिंदु E1 पर वस्तु के उपभोग का स्तर OQ1 हो जाता है या OQ1 होगा। इसी प्रकार यदि X की कीमत में और कमी हो जाती है तो कीमत रेखा पुनः दाईं ओर हटकर P2 का निर्माण करेगी और वहीं IC2 के E बिंदु पर नया साम्य बिंदु होगा। साम्य बिंदु E1 तथा E2 को मिलाकर जिस वक्र का निर्माण किया जाता है उसे कीमत उपभोग वक्र यानी PCC के नाम से जानते हैं। PCC जिसे हम कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। तो यह जो रेखा है यह PCC यानी कीमत उपभोग वक्र रेखा है, प्राइस कंजप्शन कर्व। अब देखिए कीमत उपभोग वक्र का तो हमने निर्माण कर लिया है। अब हम एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या कीमत उपभोग वक्र कभी समानांतर भी होते हैं? तो देखिए समानांतर कीमत उपभोग वक्र। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है समानांतर कीमत उपभोग वक्र। समानांतर कीमत उपभोग वक्र। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि समानांतर कीमत उपभोग वक्र होता क्या है। तो देखिए कीमत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उपभोग को यथास्थिर रखता है तब कीमत उपभोग रेखा किसी भी एक अक्ष के समानांतर होगी। इस तथ्य को भी हम रेखा चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए अब हम रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। तो देखें अब इसके लिए हमें दो रेखा चित्रों का फिर निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए रेखा चित्र का हम निर्माण कर रहे हैं। रेखा चित्र में एक्स एक्सिस मूल बिंदु O, बाय और यह है कीमत रेखा, दूसरी कीमत रेखा, तीसरी कीमत रेखा। देखते हैं क्या होता है इसमें। IC
IC1, IC2, P1, P2 और इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वह है PCC और जो बिंदु हैं वह है E1, E2। अब देखिए दूसरे रेखा चित्र का भी निर्माण करते हैं और दूसरे रेखा चित्र में भी देखते हैं। कीमत रेखा, ये X बिंदु है, ये P, ये P1, ये P2, ये X, ये P, Y, O और इसमें भी देखें ये PCC एक रेखा जिसे मैंने PCC और इसमें देखें तटस्थ वक्र IC1, IC2। यह है OX अक्ष पर X वस्तु है, OY अक्ष पर Y वस्तु है। यह A और इसे B और ये OX अक्ष पर X वस्तु, OY अक्ष पर Y वस्तु। अब इसे रेखा चित्रों से बना तो दिए हैं, अब इसे समझते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। रेखा चित्र में या रेखा चित्र A में X वस्तु के या X वस्तु में कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता केवल X वस्तु में कमी या वृद्धि करता है। Y वस्तु के उपभोग को यथावत रखता है, यानी Y वस्तु के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं करता, केवल X वस्तु के उपभोग में परिवर्तन करता है। रेखा चित्र में X वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता X वस्तु के उपभोग को यथा स्थिर रखता है। अब कौन से रेखा चित्र में? B वाले में। रेखा चित्र B में X वस्तु के में परिवर्तन नहीं करता, Y वस्तु में वह परिवर्तन करता है। तो देखिए रेखा चित्र में यानी रेखा चित्र B में X वस्तु की कीमत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता X वस्तु के उपभोग को यथा स्थिर रखता है तथा परिवर्तन केवल Y वस्तु की मात्रा में ही करता है। और ऐसा उपभोक्ता इसलिए करता है क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा ही उपभोग के लिए चाहिए है या उपभोग के लिए चाहिए। जैसे अब आप एग्जाम्पल, जैसे नमक, दिया सलाई, नमक का उपभोग केवल उपभोग के लिए ही चाहिए, अन्यथा नमक का हम कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। दिया सलाई का उपभोग जिस समय हमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ती है, बस उसी समय हमें माचिस की तीली निकाल के आग जलानी है और उससे आग जलाने के बाद उसका हम कोई उपभोग नहीं करते हैं, उसे रख देते हैं। इसी तरह से नमक का, तो नमक और दिया सलाई दोनों ही वस्तुएं ऐसी हैं जो उपभोग के या उपभोग के लिए ही प्रयोग में की जाती हैं। तब उपभोक्ता दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि करता है
और इसके बाद अब हम अगला जो पॉइंट या अगले जो पॉइंट का अध्ययन करेंगे वह पॉइंट है या वह बिंदु है ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र। अब हम दूसरा जो अध्ययन करेंगे वह ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र का कर रहे हैं। तो देखिए चलिए ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र का निर्माण करते हैं। यह समानांतर कीमत उपभोग वक्र था, अब ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र। ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र। अब देखिए सबसे पहले हमें ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र को समझना है कि ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र है क्या चीज। तो देखिए किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर जब उपभोक्ता किसी भी एक वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बढ़ाने की अपेक्षा कम करता है तब यह ऋणात्मक कीमत प्रभाव होगा। आप फिर से समझें, किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर जब उपभोक्ता किसी भी एक वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने की अपेक्षा कम करता है तब यह ऋणात्मक कीमत प्रभाव होगा। और इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए रेखा चित्र का निर्माण करें मेरे साथ ही। देखें यह कीमत रेखाएं हैं, यह ओ एक्स अक्ष है, ये ओ, ये वाई अक्ष है, ये पी, ये पी, P1, P2 ये कीमत रेखाएं हैं। और देखें IC1, IC2 और यह है PCC। अब देखिए यह OX अक्ष पर X वस्तु है और OY अक्ष पर Y वस्तु। अब देखिए रेखा चित्र के माध्यम से हमने समझना है। तो देखें रेखा चित्र से स्पष्ट है कि X वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता का साम्य E से यानी E1, E2। अब मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि आप इसे समझने के लिए मुझसे पूछें, लेकिन आप तो पूछते ही नहीं हैं। तो देखिए उपभोक्ता का साम्य E से E1 तथा E2 हो जाता है। E1 साम्यावस्था पर उपभोक्ता Y वस्तु की कुछ मात्रा में वृद्धि करता है, पहले कुछ मात्रा को बढ़ाता है फिर वह कम कर देता है। परंतु E1 के बाद उपभोक्ता केवल वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तथा वस्तु का प्रयोग और कम कर देता है। इसे हम ऋणात्मक कीमत प्रभाव कहते हैं। ऋणात्मक कीमत प्रभाव यानी नेगेटिव प्राइस कंजप्शन कर्व
वक्र x अथवा y की तरफ झुक जाता है। x तथा y की तरफ, यानी पहले x की तरफ झुका है इधर और y की तरफ भी झुक जाता है, तो x और y की तरफ झुक जाता है। और किसी भी एक वस्तु की मात्रा उपभोक्ता इसलिए कम कर देता है क्योंकि हो सकता है कि वह वस्तु निकृष्ट हो अथवा उपभोक्ता को वह वस्तु पसंद ना हो। अब देखिए, कीमत उपभोग वक्र का ढाल तथा वस्तु की श्रेणियां भी अब समझ लेते हैं। तो यहीं कीमत उपभोग वक्र का ढाल और देखते हैं। यहाँ अभी मैंने ऋणात्मक कीमत उपभोग वक्र निकाला और कीमत उपभोग वक्र का ढाल देखते हैं। तो देखिए, कीमत उपभोग वक्र का ढाल, वक्र का के ढाल की श्रेणी, के ढाल की श्रेणियां देखते हैं। चलिए, इसकी कितनी श्रेणियां हैं देखिए। सर्वप्रथम हमें समझना है कीमत उपभोग वक्र के ढाल की श्रेणियां होती क्या हैं। तो देखिए, कीमत उपभोग वक्र के ढाल की श्रेणियां निम्न तरह की होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष कीमत उपभोग वक्र के ढाल की श्रेणियों का निर्माण करता हूँ। कीमत उपभोग वक्र के ढाल की श्रेणियों का निर्माण देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए भी हमें एक रेखा चित्र का निर्माण करना है। और यहाँ देख रहे हैं, ये O मूल बिंदु है, इधर ये X एक्सिस और इधर ये Y एक्सिस, और हम देख रहे हैं ये कीमत रेखा है कोई, और इस पर ये कोई एक कीमत रेखा है, जस्ट इधर भी कोई कीमत रेखा है और एक कीमत रेखा ये है। तो देखिए, ये PCC, यह PCC1, PCC2, PCC3। अब देखिए, यह X वस्तु है, इधर Y वस्तु है। और अब इसे समझे रेखा, क्योंकि इसकी श्रेणियां निम्नलिखित हैं, यानी 1 2 3 4 श्रेणियां हैं। तो चारों श्रेणियों का अलग अलग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यानी पॉइंट 1 में देखें, जब कीमत उपभोग वक्र PCC हो या PCC का ढाल कैसा आगे की ओर होता है, तब X वस्तु श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी PCC का ढाल आगे की तरफ जब होता है तो X वस्तु श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु देखें, जब PCC का ढाल क्षैतिज होता है तब भी X वस्तु श्रेष्ठ ही मानी जाती है। अब तीसरा बिंदु देखें, जब PCC यानी कीमत उपभोग वक्र का ढाल लंबवत होता है तो X वस्तु निकृष्ट अथवा घटिया मानी जाती है। कैसी? निकृष्ट अथवा घटिया मानी जाती है। लेकिन जब कीमत उपभोग वक्र यानी PCC3 का ढाल पीछे की ओर होता है तो भी X वस्तु न केवल निकृष्ट बल्कि अत्यधिक असाधारण प्रकार की घटिया वस्तु होगी, क्योंकि इस स्थिति में ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्रभाव होगा। रेखा चित्र में कीमत उपभोग वक्र के विभिन्न ढालों को मैंने स्पष्ट किया। अर्थात अब देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट निकले हैं। तो देखिए, PCC ढाल कैसा है? PCC ढाल धनात्मक, कैसा? धनात्मक है। PCC ढाल
क्षैतिज, PCC2 इजिकल टू ढाल कैसा है, लंबवत, और PCC3 इजिकल टू ढाल कैसा है, ऋणात्मक। कैसा है, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक है तो x वस्तु बहुत ही घटिया किस्म की होती है। तो x वस्तु सुपीरियर कब है, x वस्तु यानी PCC का जो ढाल है वो ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो x वस्तु श्रेष्ठ मानी जाएगी। x वस्तु का ढाल PCC1 अगर क्षैतिज है तो भी x वस्तु श्रेष्ठ मानी जाएगी। PCC का ढाल यानी PCC2 का ढाल अगर लंबवत है तो x वस्तु हीन मानी जाएगी। और PCC3 का ढाल अगर पीछे की ओर है तो x वस्तु सबसे ज्यादा घटिया या निकृष्ट वस्तु में या असाधारण वस्तु मानी जाएगी, जिसे उपभोक्ता किसी भी स्थिति में उपभोग नहीं करेगा। अब देखिए, धनात्मक ढाल के आधार पर x वस्तु के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें x वस्तु श्रेष्ठ या निकृष्ट दोनों प्रकार की हो सकती है। अब इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव का। और प्रतिस्थापन प्रभाव, चूंकि यह चैप्टर स्वयं ही काफी बड़ा है, इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव में अभी इसका वीडियो नहीं बनाएंगे, इसका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके प्रश्नों का तुरंत हल करने के लिए तत्पर तैयार हूं। अगर लगता है कि आपके लिए वीडियो बना करके उस प्रश्न का आंसर देना है तो वीडियो बना करके भी प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।